दिनांक 31 दिसंबर 2025 को यूपी कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बहुप्रतीक्षित इस भर्ती विज्ञापन में टोटल कितने पद हैं, आवेदन कब से लिए जाएंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, एज में किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कब का प्रोड्यूस करना अनिवार्य है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो कब तक का बना हुआ होना चाहिए, इसके साथ ही साथ कितनी वैकेंसीज है, पे स्केल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से पेपर लिया जाएगा, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले पे बैंड की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक इनका जो पे मैट्रिक्स है वो जाएगा। ग्रेड पे की बात करें तो 2,000 का है और इनका जो पे बैंड है वो 5200 से 20,200 का है। टोटल अगर पदों की संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पर आरक्षी नागरिक पुलिस में टोटल 10,469 पद विज्ञापित किए गए हैं। वहीं पर पीएससी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15,131 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पद विज्ञापित किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर श्रेणीवार अलग अलग रिक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद से अगर आवेदन प्रारंभ होने की बात करें तो दिनांक 31 दिसंबर 2025 से आवेदन शुरू होकर के 30 जनवरी 2026 तक आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। ठीक है, आवेदन भरने से पहले ओटीआर करना जरूरी है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपना आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल है तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर मांगा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर तिब्बत शरणार्थी हो या फिर भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार और यहाँ से जो कुछ भी कंडीशन है वो यहाँ पर, मतलब कि किसी भी प्रकार का डोमिसाइल नहीं मांगा गया, सिर्फ ये मांगा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो, सभी राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। शैक्षणिक अर्हता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ 12वीं कक्षा यहाँ पर अर्हता रखी गई है। ठीक है, या फिर इसके समकक्ष अर्हता होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, हाई स्कूल के बाद अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाता है। तो हाई स्कूल के बाद अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो वो 12वीं के समकक्ष है, तो वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 12वीं में कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये सब कुछ भी शर्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है, एपियरिंग वालों की बात कर लें तो एपियरिंग वाले कैंडिडेट के संदर्भ में साफ शब्दों में लिखा गया है कि वो पात्र नहीं होंगे, मतलब कि 12वीं का रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए या फिर 12वीं की जगह अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा का रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ एक है, 12वीं। इसके अलावा अधिमानी अर्हता यहाँ पर तय किया गया। अधिमानी का मतलब कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा, देखिए, अगर आपका डोएक से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र अगर आपने प्राप्त किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी। वरीयता देने का मतलब, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी, दोनों का सेम मेरिट है, दोनों का मान लेते हैं 51 नंबर है, और एक ने, मान लीजिए बी ने यहाँ पर ओ लेवल कोर्स कर रखा है और सेम नंबर होने के बाद भी, सेम कैटेगरी में, सेम मेरिट लिस्ट पर आने के बाद भी अगर मान लेते हैं केवल एक ही सीट बची हुई है तो इसका चयन हो जाएगा, इसका चयन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको वरीयता दी गई किस आधार पर, ओ लेवल के आधार पर। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा अगर आपने की है या फिर राष्ट्रीय कैडर कोर का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हुआ है। देखिए, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं एज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एज के बारे में कन्फ्यूजन है। देखिए, एज जो काउंट होगा वो 1 जुलाई 2025 को काउंट किया जाएगा और इस डेट में कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो एज होगा वो 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 के पहले का है और 1 जुलाई 2007 के बाद का है तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, वहीं पर ये मेल कैंडिडेट के लिए था। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को ही काउंट किया जाएगा। मिनिमम 18 वर्ष निर्धारित किया गया और मैक्सिमम 25 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यानी कि 2 जुलाई 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था। वहीं पर अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको
जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होते हैं, जो यूपी का डोमिसाइल के साथ साथ यूपी का ये कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, उनको अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। अभी वो कितना होगा वो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष वर्ग में इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और महिला के लिए इसके बीच में होना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जाति के लिए डेट ऑफ बर्थ आपका इसके बीच में होना चाहिए और महिला के लिए इसके बीच में होना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और इसी तरीके से महिला का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात कर लें, पेपर का पैटर्न अगर हम लोग देखें तो पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी ऐसे अभ्यर्थियों से जो कि प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा 300 अंकों का होगा और जिसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लिखित परीक्षा में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ठीक है। अब ये जो लिखित परीक्षा होगी इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ही डिसाइड है, जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 30% कम से कम पाना अनिवार्य है, इससे नीचे वाले को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। यानी कि इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 25%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25%, SC ST के लिए 20% रखा गया है, ठीक है। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब टोटल जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे उसके हिसाब से बाद में यह डिसाइड किया जाएगा कि एक पाली या फिर एक से अधिक पाली में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अगर एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराने की स्थिति उत्पन्न हुई तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर अपनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण भी रखा गया है, जैसे कि अगर पुरुष वर्ग के लिए बात करें तो ऊंचाई की अगर बात करें, हाइट की, तो आपका जो न्यूनतम ऊंचाई होगा वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी वो 160 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। ये हो गया हाइट की बात। सीना की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टिप्पणी करके लिखा गया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला के लिए अगर हम लोग बात करें हाइट की तो सामान्य, OBC और अनुसूचित जाति के लिए महिला के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वहीं पर अगर वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद से जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगा। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर सकते भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चयन और अंतिम योग्यता सूची यानी मेरिट सूची किस तरीके से बनाई जाएगी। तो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा। उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन के अधीन विभाग अध्यक्ष को प्रेषित करेगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। मान लेते हैं कि 2 कैंडिडेट हैं A और B और दोनों के नंबर समान आ गए, तो सबसे पहले दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए केवल एक ही सीट बचा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर साफ शब्दों में देख सकते हैं जो अधिमानी आहर्ता है उसके बेसिस पर इसमें से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। अब मान लेते हैं कि दोनों के पास अधिमानी आहर्ता है और दोनों के नंबर भी समान है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। उस कंडीशन में
जिनका एज ज़्यादा होगा उसको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। मान लेते हैं कि एज भी बिल्कुल समान हो गया, तो उस कंडीशन में उनके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो उनका नाम होगा उनका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा उसको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी का नाम आकाश है, ठीक है, और किसी का नाम राम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देखिए पहले ये आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसको वरीयता दी जाएगी कब, अगर दोनों का अधिमानी आहारता भी समान है, दोनों के नंबर भी समान है, और इवन जो दोनों का अंक है वो सब कुछ समान है, तो उस कंडीशन में ऐसा किया जाएगा, ठीक है। चलिए, जो लंबवत और क्षैतिज आरक्षण है वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इसका मतलब ये हो गया जो फिजिकली चैलेंज होते हैं या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं या फिर जो भी क्षैतिज आरक्षण होता है वो यूपी के जो डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट होंगे और साथ ही साथ यूपी का जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे उनको ही केवल दिया जाएगा। लंबवत मतलब कि ओबीसी SC ST की बात की जा रही है, और हॉरिजेंटल मतलब कि जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या फिर जो फ्रीडम फाइटर आश्रित होते हैं, ये सारे क्षैतिज आरक्षण में आते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया, देखिए, कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या दिशानिर्देश दिनांक इतना के विहित व्यवस्थाओं के अनुसार महिलाओं का आरक्षण अनुमान्य होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य अधीन लोक सेवा के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थी चाहे वे भारतवर्ष के किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो को विचार में लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे बिहार में आपने देखा होगा भी हाल ही में जो BPSC TRE में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया वहां पर वो बिहार की महिलाओं को दिया गया, जबकि वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो जब भी आप किसी को उसकी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हैं तो उसमें आप डोमिसाइल लागू कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिंग के आधार पर आरक्षण देते हैं तो वहां पर आप डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते, क्योंकि लिंग के आधार पर जब पद आरक्षित किए गए हैं मतलब महिलाओं के लिए, तो चाहे किसी भी स्टेट की महिला क्यों ना हो वो उसी लिंग से संबंधित है, मतलब महिला ही है। तो जो बिहार में BPSC के माध्यम से जो 40% अनरिजर्व सीट में भी महिलाओं के लिए जो रिजर्व अलग से कर दिया गया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, और अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर अदर स्टेट के कैंडिडेट की वहां पर जीत होनी तय है। वही चीज मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन है, लेकिन यहां पर केवल यूपी की महिला के लिए नहीं है। किसी भी स्टेट की महिला अगर वो रिजर्व महिला सीट पर आती है तो वो पूरी तरीके से आमंत्रित है और उस पर वो फाइट करेंगी। इसके लिए यूपी का डोमिसाइल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कौन सी जो ओपन की सीट होंगी उसमें जो महिला का रिजर्व होगा, जो कैटेगरी वाला है जैसे OBC SC ST वाला, उसमें तो आपको मिलेगा ही नहीं, वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन जो ओपन में महिला की रिजर्व सीट होंगी उसमें किसी भी राज्य की महिला फाइट कर सकती है, उसमें यूपी की महिला होना आवश्यक नहीं है। जबकि बिहार में क्या किया गया कि बिहार की महिला ओपन की रिजर्व सीट पर भी केवल और केवल बिहार की महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। EWS अभ्यर्थियों के लिए साफ शब्दों में यहां पर लिखा गया है, देखिए, EWS के लिए 8 लाख से कम इनकी इनकम होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनको 10% का रिजर्वेशन जो दिया जाता है उसके लिए जो इनका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने वाले और जो वित्तीय वर्ष होगा 2025-26 हेतु मान्य होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इनका जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे जब आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट आपका होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें वर्टिकल वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति को 21% रिजर्वेशन है, 5 साल का एज में इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनको 2% का रिलैक्सेशन है और 5 साल का इनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया और इनको 27% का रिजर्वेशन है। EWS को एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया और इनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम लोग बात करें तो 2% का इनका रिजर्वेशन होता है। भूतपूर्व सैनिक के लिए देखें तो इनका 5% का रिजर्वेशन होता है। होमगार्ड्स के लिए देखें तो 5% का ये हॉरिजेंटल है। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए 20% सीटें रिजर्व की गई हैं। अब ये रिजर्वेशन कैसे देखा जाता है इसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट रहता है।
यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो टोटल मान लेते हैं कि इस भर्ती में टोटल 100 सीटें हैं और 100 को मैं 100% मान करके चल रहा हूँ, तो इसमें से सीधे तौर पर 50% सीटें जो हैं वो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्व हैं। अब ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? जो एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया, इसी को वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। और इन तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 2 1 3 और 7 10 का 0 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, ये 50% आ गया। तो 50% सीटें वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर रिजर्व हैं। बाकी के जो 10% सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व हैं? ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत रिजर्व हैं। अब 100 में से 50 और 10 60% निकाल दिया जाए तो बाकी की जो सीटें बची 40%, ये सीटें यूआर की होती हैं, अनरिजर्व होती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि 40% जो सीटें हैं वो जनरल की सीटें, नहीं, ये ओपन सीटें होती हैं, अनरिजर्व होती हैं, जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। और यहां पर केवल और केवल कैंडिडेट अपने मेरिट के बेस पर आएगा। अब यहां पर ओबीसी एससी एसटी वाला कैंडिडेट चाहे तो अपनी कैटेगरी से निकल करके यहां पर आ जाएगा। क्यों? अगर उसका मेरिट यूआर के मेरिट से ऊपर हुआ तो। उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि ओबीसी एससी एसटी का प्रेजेंटेशन इतना होना चाहिए और इससे ज़्यादा अगर नंबर कैंडिडेट ला रहा है तो वो यूआर में फाइट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मान लेते हैं 21% सीटें जो हैं, जैसे यहाँ पर 100 में एससी को 21 सीटें मिली, तो 21 का फिर 20% निकाल दिया जाएगा, किसके लिए रिजर्व हो जाएगा? वो महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा। इसी तरीके से 2% जो एसटी का है, उस 2 में 20% सीटें निकाल दी जाएंगी महिलाओं के लिए, और ये 27 जो ओबीसी का है उसमें से 20% सीटें निकाल दी जाएंगी महिलाओं के लिए, ठीक है, वो महिला के लिए रिजर्व होगा। अब यहाँ पर 40% सीटें जो ओपन सीटें हैं, इसमें कैसे होगा? मान लीजिए टोटल 100 सीटें तो 40% ओपन सीटें यानी 40 सीटें हो गई। अब इस 40 का 20% अगर हम लोग निकालें तो कितना आता है? वो आता है 8, यानी 8 सीटें जो होंगी 40 में से वो किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? वो फीमेल के लिए रिजर्व हो जाएंगी। और बाकी जो बचा यहाँ पर 32 सीटें वो ओपन सीटें रहेंगी, जिस पर फीमेल अगर चाहे तो वो अपने मेरिट के आधार पर आ सकती है, लेकिन ये सीटें फीमेल के लिए कंपलसरी रिजर्व रहेंगी। अब ये जो 8 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गई ओपन में, इस पे अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट भी दावा कर सकती हैं, क्योंकि फीमेल सीट पर रिजर्वेशन के लिए आपको यूपी का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी वाली सीटें में जो 20% रिजर्वेशन होगा उसमें यूपी का निवासी होना अनिवार्य है। ये जो 40% में 20% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी उसमें यूपी का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करना है वो कब का बना हुआ होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एससी कैंडिडेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कभी कभी बना हुआ हो वो सब कुछ वैलिड है। लेकिन ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही कंडीशन है, ठीक है। और अन्य जो भी यहाँ पर जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया तो वो कभी कभी बना होना चाहिए, बस आपका आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात कर लें सिलेबस की, तो देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, टोटल सबको मिलाकर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 300 अंकों का होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, यहाँ सामान्य हिंदी का यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये पूरा सिलेबस आपका दिया गया है और यहाँ पर आपको प्रारूप दिया गया है एससी एसटी ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। हालांकि इस प्रारूप पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो यूपी में जो आपका ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, चाहे आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैं या फिर अपना खुद का लॉगिन आईडी क्रिएट करके खुद से भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से वैलिड होता है, ठीक है। तो ये पूरा यूपी में कांस्टेबल के लिए आवेदन की पूरी शर्तें हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।